Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ. सब्जेक्ट इन द सेंस अभी तक हमने SYB कॉम में अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के जो सिलेबस है उसके अंदर से अकाउंटेंसी वाला पोर्शन मैं करवा चुका हूँ. दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वो करवा चुका हूँ. उसके अंदर जो इनकम टैक्स वाला पोर्शन जो है वो उसके मैंने वीडियोज नहीं रखे थे, तो मैं उस वीडियो के साथ आया हूँ. आई होप सो आपको ये नया सब्जेक्ट जो है वो मजा आएगा सीखने में. देखो, बीकॉम के अंदर एज फार एज बीकॉम बीकॉम इज कंसर्न आपके लिए दो चैप्टर ही है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कैपिटल गेन. ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना वो भी इंडिविजुअल का ही, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना अगर आ गया तो एक समझ का पक्का है कि वो आएगा ही आएगा और उसके मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे. उसके लिए सिर्फ एक दो पेज की थियरी आपको याद रखनी है जो लर्न करना है और रूल को अप्लाई करना है. वो रूल ये वीडियो अगर देख लिया तो मैं अगर 100% श्योर हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद आपको वो रूल रट जाएंगे. ठीक है, तो उसका तो कोई इशू नहीं है. एंड दूसरा चैप्टर है कैपिटल गेन. कैपिटल गेन भी इजी है. ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऑप्शन में आप निकाल सकते हो पर उसको हम नलीफाई नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि हमें सीखे ही नहीं जाना. ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स होता क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ थोड़ा बहुत. इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, आई नो. इनकम टैक्स मतलब क्या, देखो दो टाइप के टैक्स होते हैं. गवर्नमेंट है ना, जितने भी रेसिडेंट रेसिडेंट है, जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे बिजनेस करते हैं, मतलब इंडिविजुअल नहीं, एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सबकी रेवेन्यू में से कुछ ना कुछ पोर्शन देती है. ठीक है, तो जब हमारी इनकम के अंदर से गवर्नमेंट डायरेक्टली अपना टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्टली अगर हमें बोले कि सपोज सपोज मैं कोई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कंपनी की इनकम, मेरी कंपनी के अंदर जो सैलरी मैं अर्न कर रहा हूँ तो वो सैलरी मेरी डायरेक्टली इनकम है. वो इनकम के अंदर से गवर्नमेंट अगर मुझे डायरेक्टली बोले कि आपकी सैलरी के अंदर से मुझे डायरेक्टली इतना टैक्स चाहिए, इतने रुपए आप मुझे दे दो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, गवर्नमेंट आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर डायरेक्टली अपना हक मांगेगी और बोलेगी मुझे ये टैक्स दे दो, मुझे पैसे दे दो इतने जो हमारे. दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट टैक्स क्योंकि वो डायरेक्टली आपके पास से मांग रहे हैं ना. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सपोज आप मार्केट में जाओ, मार्केट में कोई भी गुड्स परचेस करो. सपोज आपको मूवी देखना है तो मूवी देखोगे मतलब कि आपने सर्विस बाय की, आपने सर्विस लिया. तो अगर सर्विस लो या गुड्स परचेस करो, कोई भी चीज गुड्स या सर्विस परचेस कर रहे हो आप, तो इनडायरेक्ट वे में आप सर्विस के लिए जितने पैसे दे रहे हो ना, अलोंग विद दैट सर्विस आप कुछ टैक्स भी दे रहे हो वो सर्विस लेने के लिए, जिसका कुछ पोर्शन वो गवर्नमेंट को भी जा रहा है. तो इनडायरेक्टली आप कोई भी गुड्स परचेस कर रहे हो या सर्विस परचेस कर रहे हो, इन दैट केस आप कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो. वो जो एक्स्ट्रा पे आप कर रहे हो ना, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा. तो इनडायरेक्ट वे में आप किसी और के थ्रू गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इसी वजह से उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. यहाँ पे क्या करते हो आप, डायरेक्टली आप जो इनकम अर्न करोगे उसके ऊपर टैक्स दोगे, इसी वजह से उसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे. वहां पे इनडायरेक्टली क्योंकि ये किसी और की इनकम होगी जो आपके लिए पैसे कलेक्ट करके देगा गवर्नमेंट को. ठीक है, तो जब आप कोई गुड्स या सर्विस परचेस करने जाते हो मार्केट में तब आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हो, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है, आपने खर्चा किया, आपने पैसे दिए जस्ट टू अवेल दैट सर्विस और गुड्स. और यहाँ पे आपकी खुद की इनकम होगी जिसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा. तो करेंटली आपको पढ़ना है इनकम टैक्स और एक चैप्टर थ्योरेटिकली आईडीटी भी है, तो वो मैंने उसका भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया. तो आई होप सो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है, तो अब आते हैं इनकम टैक्स के ऊपर. इनकम टैक्स जो है, अब कोई भी चीज सीखने के लिए उसके तो कुछ बेसिक्स रूल समझने जरूरी होते हैं. बट ऑब्वियस है ना, आप सोचो अभी कोई भी चीज है, सपोज क्रिकेट है, तो क्रिकेट को समझने के लिए, क्रिकेट के लिए नॉर्मल जो चीजें हैं, क्या पिच क्या होती है, बॉल कैसा होता है, सीम होता है, क्रिकेट के ग्लव्स होते हैं, बैट होती है, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली, रूल्स क्या होते हैं, बाउंड्रीज कितने मीटर्स की होती है, ये सारी चीजें थोड़ी समझनी जरूरी है. वैसे ही इनकम टैक्स जो है, तो इनकम टैक्स को समझने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1962 जो है उसके कुछ बेसिक रूल आपको समझने जरूरी होते हैं. तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत है. तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या क्या है, देखो सिंपली मैं जो बोलूँ ना वो सुनोगे भी और उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करोगे ना तो आराम से आपको समझ आ जाएगा. इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट लॉजिक भी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है. ठीक है, तो इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले असेसी. अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ. नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं कि ये ए आप हो, ठीक है, ये ए जो नाम का बंदा है वो आप हो. ठीक है, ये आपकी एक कंपनी है, मान लेते हैं कि ये आपकी एक कंपनी है, आप वो कंपनी में बिजनेस
कंपनी में जो भी बिजनेस करते हो उसके अंदर से कुछ भी आपकी इनकम होती है, नॉर्मली आप कुछ कमाओगे, तो जो भी आपकी इनकम होगी, जितना भी पैसा आप कमाओगे, वो पैसों के ऊपर गवर्नमेंट बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगा हमें टैक्स दो। वो तो क्या माना जाएगा? इनकम टैक्स। ठीक है। अब इनकम टैक्स किसके पास से गवर्नमेंट मांग सकती है? ठीक है। तो इन इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ने जिसके पास से भी इनकम टैक्स मांगा, गवर्नमेंट ने जिसके पास से भी इनकम टैक्स मांगा, वो पर्सन जो होगा वो असेसी माना जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? असेसी। अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? इन इन कन्वर्जेशन हम पर्सन पर्सन बात करते हैं कि इस पर्सन को, एक पर्सन का ड्यू है इस पर्सन से। ठीक है, मतलब ए को पैसे देने हैं बी को। ठीक है। तो अब इनकम टैक्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि इनकम टैक्स के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जिस पर्सन के भी पास से गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है एज एन इनकम टैक्स, वो पर्सन जो होता है ना, सपोज आप ए हो तो आपको माना जाएगा असेसी। असेसी क्या माना जाएगा? असेसी। अब असेसी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं, पर्सन की डेफिनेशन अलग है इन इनकम टैक्स। तो सब यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको यही समझना है कि जिसके पास से टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उसको असेसी माना जाएगा। इट इज दैट सिंपल इन प्रीवियस ईयर। ठीक है। जिसकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी डायरेक्ट वे में, उसको बोला जाएगा असेसी। असेसी पर्सन भी हो सकता, इंडिविजुअल भी हो सकता है, असेसी कोई कंपनी भी हो सकती है, असेसी कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है। सपोज मैं सैलरीड पर्सन हूं, तो मैं सैलरीड पर्सन हूं तो मेरा भी माना जाएगा कि मैं भी एक एसएससी हूं। ठीक है। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एसएससी माना जा सकता है। ठीक है, वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। तो यहाँ पे एसएससी की डेफिनेशन वही है, देखो। एन एसएससी इज अ पर्सन, एन एसएससी is a person by whom any tax or any other sum of money is payable under income tax Act। देख लो, कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन बोला है, हाँ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन है, पर्सन में सारे लोग इंक्लूड हो जाते हैं, पर्सन में सब लोग आ जाएंगे। तो जिसके पास से इनकम गवर्नमेंट लेगी उसको बोलेंगे पर्सन, असेसी। ठीक है। असेसमेंट, असेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब क्या? इनकम टैक्स के रूल अप्लाई करेंगे हम, इनकम टैक्स के रूल अप्लाई करेंगे किसी भी एक की, किसी भी पर्सन की इनकम के ऊपर। क्या करेंगे? इनकम टैक्स के रूल अप्लाई करेंगे और हम कितना इनकम टैक्स पेएबल है उसकी वैल्यू के ऊपर, उसकी इनकम के ऊपर वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कितनी इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो फाइंड आउट करेंगे, वो प्रोसीजर को बोलेंगे असेसमेंट। सिंपल है। सपोज मेरी इनकम है, मेरी इनकम के ऊपर कोई भी सर्विस, कोई भी इनकम टैक्स का एजेंट होगा, वो क्या करेगा? टैक्स पेइंग एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, वो क्या करेंगे? मेरी इनकम के ऊपर पूरे जो सेक्शन वाइज नॉलेज होगा इनकम टैक्स का, कितने कितने सेक्शन मेरी इनकम के ऊपर लगते हैं, वो सारे इनकम टैक्स के रूल्स जो होंगे वो मेरी इनकम के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इम्पोज करेंगे। उसके बाद एक अमाउंट कितना पेएबल है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी आती है मेरी इनकम के ऊपर, वो डिटरमाइन करके मुझे देता है। तो उसने जो प्रोसीजर की, सारे इनकम टैक्स की करेक्टनेस, सवासी कितना लायबिलिटी हो सकती है, वो सारी प्रोसेस उसने की, उसको बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हो, देखो। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इनकम ऑफ द असेसी एंड ऑफ असेसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय हिम एंड प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग टैक्स लायबिलिटी। वही है, सिंपल है। तो उसने जो प्रोसीजर किया उसको बोलते हैं असेसमेंट। तो अभी तक हमने दो चीज सीखी। असेसी मतलब क्या? जिस पर्सन, जो पर्सन की टैक्स लायबिलिटी होती है, जो इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट जिस पर्सन को टैक्स भरना जरूरी होता है, वो पर्सन को क्या माना जाता है? असेसी। असेसमेंट मतलब क्या? वो प्रोसीजर होती है, जो प्रोसीजर के थ्रू हम इनकम टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट। इट इज दैट सिंपल। फिर इसके बाद आते हैं असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ये दोनों चीज समझने के लिए ना, मैं एक सिंपल से आपको एक स्टोरी वाइज बताता हूँ। सपोज करंट ईयर है आपका, करंटली समझ लो 2022 एंड 23 एंड 2023 एंड 24। आपके लिए करंटली आपकी एग्जामिनेशन के अंदर आपको ऐसा लिखा जाएगा, आपकी एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा लिखा जाएगा कि असेसमेंट ईयर में अब से जहां पे भी ए डॉट वाई डॉट लिखूंगा ना, ए डॉट वाई डॉट लिखूंगा उसका मतलब असेसमेंट ईयर होगा, एंड पी डॉट वाई डॉट लिखूंगा इसका मतलब होगा प्रीवियस ईयर। अब ये झमेला क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर? स्टोरी से बताता हूँ, देखो। ये जो ईयर है ना, 2020 टू 23, हम जिस साल की इनकम के ऊपर, मैं जो भी लाइन बोल रहा हूं अच्छे से सुनना, मैं जिस साल की इनकम के ऊपर टैक्स भरूंगा उसके नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, मैं जिस साल की इनकम के ऊपर टैक्स भरूंगा उसके नेक्स्ट ईयर में,
ठीक है, तो वो जिस साल की इनकम होगी उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। मतलब ये 2022-23 जो है, मैं इस इनकम की इस साल में मैंने 2022-23 मतलब 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक, ये 12 महीने के अंदर अंदर मैंने जितनी भी इनकम कमाया है, मैंने जितना भी कमाया है पैसा मैंने, ठीक है, उसका टैक्स लायबिलिटी मैं कब पे करूंगा, उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर में, उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये जो इस पीरियड के अंदर मैंने जितनी भी इनकम कमाई है उसका टैक्स पेमेंट मैं कब करूंगा, उसके नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1/4/2023 टू 31/3/2024। तो जिस साल की इनकम है इस साल को बोलूंगा मैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में उसको पेमेंट करूंगा उस इनकम के ऊपर उसको बोलूंगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो करंटली जो असेसमेंट ईयर है वो आपका 2023-24 ही है। हमारा करंटली असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है। प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर हम करंटली क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। इसी वजह से बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारा करंटली जो चल रहा है वो 2022-23 है एंड 2023-24। अब आपको लॉजिकली एक और चीज बताओ, तो नेक्स्ट ईयर में, अगर नेक्स्ट ईयर में हम चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 1/4, सपोज आ जाएगा 1/4/2024 टू 31/3/2025 अगर आ गया, तो इन दैट सिनारियो होगा क्या, मैं इस पीरियड के अंदर ये 1/4/2023 से 31/3/2024 की इनकम के ऊपर टैक्स भरूंगा। अब नेक्स्ट ईयर जब आएगा, मतलब 24-25 जो होगा उसके अंदर मैं उसके प्रीवियस ईयर का टैक्स भरूंगा। तो प्रीवियस ईयर, इस साल के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, उससे एग्जैक्टली प्रीवियस वाला ईयर, मतलब इस साल ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा और उसके लिए ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ये वाला प्रीवियस ईयर हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो हमारे लिए क्या माना जाता है, जिस साल की इनकम के ऊपर आप टैक्स भरते हो उसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है, और जिस साल में भरते हो उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। इट इज दैट सिंपल, डन है। तो यही चीज थियोरेटिकली लिखी हुई है और कुछ नहीं ज्यादा लिखा हुआ। पढ़ लेते हैं हम लोग, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। फर्स्ट है, इट इज अ ईयर, असेसमेंट ईयर है, देखो, इट इज अ ईयर इन विच द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या बोला है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टू बी असेस्ड। हाँ, असेसमेंट किया जाता है प्रीवियस ईयर। देखो, प्रीवियस ईयर की इनकम का करंट ईयर में हम सारे असेसमेंट करेंगे कि कौन सी इनकम है, इनकम टैक्स के हिसाब से सारी इनकम के ऊपर टैक्स कितना होगा, वो सारी चीज करेंगे। एन असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। भाई मैंने बताया ना कि प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा है, 22-23, मतलब 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 वुड बी आर प्रीवियस ईयर। एंड करंट ईयर कौन सा होगा, 1/4/2023 टू 31/3/2024। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा, इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले वाले जो ईयर होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर माना जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज। हमने 4 डेफिनेशन मैंने पढ़ाई अभी तक। असेसी, असेसी का मतलब क्या होता है, एन असेसी इज अ पर्सन जिसके पास से हम इनकम टैक्स पेएबल, जो जिसके लिए इनकम टैक्स पेएबल होता है, ठीक है, जिसके पास से इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स कलेक्ट करती है, दैट वुड बी कंसिडर्ड असेसी। असेसमेंट मतलब क्या, टैक्स प्रोसीजर को इंपोज करते हैं और एक इनकम टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, वो प्रोसीजर को बोलेंगे असेसमेंट। फिर असेसमेंट ईयर इन प्रीवियस ईयर, जिस साल में हम प्रीवियस ईयर के लिए टैक्स भरेंगे उसको बोलेंगे असेसमेंट। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब क्या, जिस साल में हम टैक्स पे करते हैं, जिस ईयर के लिए पे करते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्रीवियस ईयर। सिंपल है। थियरी में ये जो लिखा है ना वही थियरी में लिख दोगे, एकदम करेक्ट देंगे, पूरे मार्क्स देंगे, कोई नहीं मार्क्स काटेगा। ठीक है, लॉजिकली भी समझ आ गया होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन, अब इनकम टैक्स में जहां पे पर्सन लिखा था ना, ये जो पर्सन लिखा था ना, मैंने इसी वजह से तो आपको आइडेंटिफाई करा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्सन। पर्सन का मीनिंग क्या है, तो पर्सन मतलब क्या, कौन से लोग हैं जिसको पर्सन में इंक्लूड किया है, मतलब यहाँ पे जो जो लोग मैंने इंक्लूड किया है ना वो सबके ऊपर गवर्नमेंट इनकम टैक्स इंपोज कर सकती है, वो सबकी इनकम के ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट बोलेगी कि मुझे इनकम दो। सिंपल है। तो कौन से लोग हैं, देखो, पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअल, मतलब हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है। HUF, इसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली बिजनेस होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। कंपनी होती है, उसके पास भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, इनकम टैक्स। फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म होती है, इसके पास भी गवर्नमेंट टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट कर सकती है। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड LA मतलब लोकल अथॉरिटी।
ठीक है, ये सारे लोग जो है सबको पर्सन में इंक्लूड किया गया, मतलब सिंपल बोलूं तो ये सबके पास से गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। मतलब ये सबकी जो इनकम हो रही है ना, वो इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि आप मुझे डायरेक्टली टैक्स दो। तो इतनी जो आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है वो समझने के लिए इतनी चीज आपको जरूरी थी। ठीक है, आई होप सो ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है आपने आप कंसिडर करोगे। ये वीडियो भी देखना जरूरी है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रेसिडेंशियल स्टेटस का आएगा ऑफ एन इंडिविजुअल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई एम गारंटीड अबाउट इट कि उसका एक क्वेश्चन होगा होगा होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, अच्छे खासे मार्क्स होंगे उसके। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स तो मिनिमम होंगे। तो वो चैप्टर के वीडियो तो मत छोड़ना। और वो चैप्टर को समझने के लिए ये चैप्टर का जो ये मैंने डेफिनेशंस बताई वो समझना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, आई होप सो यू लाइक माय लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वंस अगेन इफ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है और ये वीडियोस ऐसे ही आते रहने चाहिए, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही जरूरी है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड होता रहूं, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। आई होप सो आप सपोर्ट करते रहोगे और मैं भी वीडियोस आपको देता रहूंगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।